प्यारे विद्यार्थियों, अपने आज के व्याख्यान के क्रम में मैं लेकर उपस्थित हूं आपके समक्ष मनुष्य में पाचन। जहां तक मनुष्य में पाचन क्रिया का संबंध है, मनुष्य में पाचन क्रिया निम्नलिखित 3 स्तरों पर होती है। पहला स्तर है डाइजेशन इन बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा में पाचन। दूसरा स्तर है डाइजेशन इन स्टमक यानी आमाशय में पाचन। और तीसरा स्तर है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत में पाचन। पाचन क्रिया की शुरुआत बक्कल कैविटी में दांतों की मदद से भोजन को पीसते हुए उसमें अधिकाधिक मात्रा में लार मिलाते हुए एक बोलस बना दिया जाता है। इस लार में उपस्थित 2 प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। एक एंजाइम मुख्य भूमिका में होता है जिसका नाम है टायलिन या सलाइवरी एमाइलेज, या उस भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च का पाचन कर देता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। और बहुत थोड़ी मात्रा में इसी सलाइवा में एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज, ये लिंगुअल लाइपेज एंजाइम बहुत सूक्ष्म मात्रा में वसा का पाचन कर देता है, यानी भोजन में जो वसा होती है उसका बहुत सूक्ष्म मात्रा में इस लिंगुअल लाइपेज, जो कि इसी लार में होता है, जीवा द्वारा स्रावित एंजाइम है, तो ये क्या करता है, ये भोजन में उपस्थित वसा का सूक्ष्म मात्रा में पाचन कर देता है। अब भोजन फायरिंग्स और ईसोफेगस से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में जैसे भोजन पहुंचता है, आमाशय की दीवार से की जो हार्मोन निकालने वाली कोशिकाएं होती हैं, एंडोक्राइन सेल्स होती है, वहां से एक हार्मोन गैस्ट्रिन साबित होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन आमाशय की दीवार को गैस्ट्रिक जूस साबित करने के लिए प्रेरित करता है। इस गैस्ट्रिक जूस में जल, म्यूकस, एंजाइम्स और एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर नामक कारक होता है, और साथ ही साथ ऑक्जेंटिक सेल द्वारा स्रावित HCl होता है। HCl 0.5% के आसपास है, 0.2 से 0.5% HCl होता है इसमें, जो कि ऑक्जेंटिक सेल द्वारा स्रावित किया जाता है। HCl भोजन के साथ आए हुए रोगाणुओं को मार देता है और साथ ही साथ माध्यम को अम्लीय बना देता है, क्योंकि जो आमाशय के एंजाइम होते हैं, विशेष करके प्रोटीन पाचक एंजाइम, वह अम्लीय माध्यम में काम करते हैं। इसके पहले माध्यम क्षारीय था, जहां की कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था बक्कल कैविटी में, लेकिन बक्कल कैविटी से भोजन जैसे ही आमाशय में आता है, HCl के प्रभाव से क्या होता है, माध्यम अम्लीय बन जाता है, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट पचाने वाले एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं और आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। आमाशय के जो प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं वो अम्लीय माध्यम में काम करते हैं, और ये प्रोटीन पाचक एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सामान्य प्रोटीन को पचाने वाले और दूसरे दुग्ध प्रोटीन यानी मिल्क प्रोटीन को पचाने वाले। सामान्य प्रोटीन को पचाने वाले जो एंजाइम है उसमें है एंजाइम है पेप्सिन, जो कि पेप्सिनोजन के रूप में होता है। पेप्सिन किस रूप में होता है, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या है, ये निष्क्रिय रूप है, पैसिव फॉर्म होता है। पैसिव फॉर्म है किसका, पेप्सिन का। HCl क्या करता है, इस पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। अब ये पेप्सिनोजन किस में हो गया, पेप्सिन में बदल गया, और क्या हुआ, एक्टिव है, इसका एक्टिव रूप है, एक्टिव फॉर्म हुआ। अब एक काम करने की स्थिति में आ जाता है। और ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। कैसे, जो सामान्य प्रोटीन है यानी प्रोटीन को पेप्सिन क्या करता है, इस प्रोटीन को अब पेप्सिन पेप्टोन और प्रोटीएजेस में तोड़ देता है। इनके सिंपलर रूप पेप्टोन प्लस प्रोटीएजेस, और इस तरह से आमाशय में पेप्सिन की मदद से प्रोटीन का पाचन हो जाता है, यानी प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटीएजेस में तोड़ दिया जाता है।
एक दूसरे प्रकार का प्रोटीन जिसको मिल्क प्रोटीन कहते हैं, दूसरा प्रोटीन अगर हम देखें मिल्क प्रोटीन, इस मिल्क प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है रेनिन, उसका नाम है रेनिन, लेकिन ये रेनिन प्रोरेनिन के रूप में होता है, रेनिन नाम है इसका। और रेनिन जो आमाशय में उपस्थित होता है ये प्रोरेनिन के रूप में होता है, प्रोरेनिन जो कि इसका निष्क्रिय रूप होता है। इस प्रोरेनिन को HCl क्या करता है, और सक्रिय क्या है, इसका पैसिव फॉर्म है, निष्क्रिय रूप होता है। इसको HCl क्या करता है, एक्टिव फॉर्म में यानी सक्रिय रूप में बदल देता है इस रेनिन को, यानी प्रोरेनिन से रेनिन बन जाता है और एक्टिव हो जाता है। और ये रेनिन क्या करता है, मिल्क प्रोटीन जो कि केसिन होता है, मिल्क प्रोटीन यानी इस मिल्क प्रोटीन जिसको केसिन कहते हैं, इस केसिन के कारण ही दूध का रंग सफेद होता है। इस केसिन को क्या करता है, कैल्शियम आयन और कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में ये रेनिन क्या करता है, इसको कैल्शियम पैरा केसिनेट में जोड़ देता है, कैल्शियम पैरा केसिनेट में तोड़ देता है और इस तरह से दुग्ध प्रोटीन यानी केसिन का पाचन हो जाता है, यानी दूध से एक तरह से दही बन जाता है, इसको जमा देता है इसको तोड़ करके, तो दूध जो लिक्विड रूप में था वो एक तरह से सॉलिड रूप में आ जाता है और इसको कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में कैल्शियम पैरा केसिनेट में तोड़ देता है। इस तरह से आमाशय में सामान्य प्रोटीन का पेप्सिन की मदद से पेप्टोन और प्रोटीएजेस में तोड़ के पाचन हो जाता है, जबकि मिल्क प्रोटीन का कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में इसको कैल्शियम पैरा केसिनेट में तोड़ करके पाचन कर दिया जाता है। अब बारी आती है लिपिड यानी फैट मॉलिक्यूल की, तो फैट का डाइजेशन, जो फैट होता है इस फैट को एक लाइपेज एंजाइम होता है, फैट का पाचन के लिए माध्यम बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, ये फैट का पाचन लाइपेज एंजाइम की मदद से, एक लाइपेज एंजाइम इसी गैस्ट्रिक जूस में होता है, इस फैट को फैटी एसिड यानी जिसे फैट मिलके बनता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, ग्लिसरॉल में तोड़ देता है और इस तरह से आमाशय में एक तरफ प्रोटीन का तो दूसरी तरफ फैट का पाचन हो जाता है, यानी फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया जाता है लाइपेज एंजाइम की मदद से। तो इस तरह से आमाशय में प्रोटीन और वसा दोनों का पाचन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन आमाशय में नहीं होता है क्योंकि अम्लीय माध्यम में कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम काम नहीं करते हैं। अब उसके बाद भोजन आमाशय में 4 से 5 घंटे रुकता है, यहाँ इसको काइम कहा जाता है, इस भोजन को काइम का रूप ले लेता है। और जैसे जैसे आमाशय की अम्लीयता बढ़ती जाती है और आमाशय की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ती जाती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण और अम्लीयता के कारण जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, जो छोटी आंत और आमाशय के बीच में लगा होता है, वो धीरे धीरे खुलने लगता है और उसी के साथ जो भोजन काइम के रूप में होता है वो आमाशय के उस भाग से यानी पाइलोरिक भाग से छोटी आंत के अग्रभाग डिओडिनम में जाने लगता है और डिओडिनम में भोजन के पहुंचते ही हार्मोनल क्रिया शुरू हो जाती है और इसमें 3 प्रकार के जूस यानी लीवर से बाइल जूस, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस और स्वयं इंटेस्टाइन की दीवारों से इंटेस्टाइनल जूस मिला दिए जाते हैं। और इस तरह से भोजन में बचे हुए पोषक तत्वों का यानी बची हुई प्रोटीन, बचे हुए कार्बोहाइड्रेट, बचे हुए फैट मॉलिक्यूल, इन सब का पाचन छोटी आंत में अंतिम रूप से हो जाता है। छोटी आंत भी 3 भागों में बटी होती है, उसके 3 भाग होते हैं छोटी आंत के, डुओडिनम इसका अग्रभाग होता है, मुख्य पाचन यहीं से होता है, फिर है जेजुनम इसके बीच वाला भाग और फिर तीसरा पार्ट इसका है इलियम, जो कि मुख्य रूप से अवशोषक के रूप में होता है, अवशोषण का काम करता है, लेकिन कुछ प्रोटीनों और कुछ कार्बोहाइड्रेट का अंतिम रूप से जो पाचन होता है
वो इलियम पार्ट में होता है। यानी इलियम में वैसे पाचन क्रिया बहुत ना के बराबर होती है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन यानी कुछ प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम इलियम पार्ट में होते हैं। और इसी तरह से लैक्टेज, माल्टेज आदि जो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम भी इलियम पार्ट में होते हैं। इसलिए कुछ प्रोटीनों और कुछ कार्बोहाइड्रेट का अंतिम रूप से जो पाचन होता है इलियम में होता है, और बाकी का पाचन डुओडेनम और जेजुनम में संपन्न हो जाता है। और इस छोटी आंत में पाचन कैसे होता है और किस प्रकार से होता है, इसको कवर करेंगे हम अपने अगले लेक्चर में, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 4 के नाम से आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। क्योंकि पार्ट 3 में मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है हार्मोनल एक्शन को, यानी आमाशय में से जब छोटी आंत में भोजन पहुंचता है तो जो हार्मोनल क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को मैंने अपने लेक्चर के पार्ट 3 में रिकॉर्ड किया हुआ है। तो उसके बाद इसको हम जो छोटी आंत में पाचन क्रिया होगी इसको हम अपने लेक्चर के पार्ट 4 में रिकॉर्ड करेंगे और फिर आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।